32.5 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा भारत, ऐसा तो कभी भारत था ही नहीं। ना अशोक का भारत, ना समुद्रगुप्त का भारत, ना किसी और का भारत। अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते और पंडित जी देश के विदेश मंत्री होते तो स्थिति कुछ और ही होती। गांधी जी ने कभी भी वल्लभ भाई पटेल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो इमेज थी वो धीरे धीरे एंटी मुस्लिम बन रही थी, जो गांधी जी को उतना पसंद नहीं था। राष्ट्रवाद के नाम पर कोई समझौता सरदार पटेल के नहीं था। उन्होंने लखनऊ में कहा है कि अगर रहना भारत में है और बात पाकिस्तान की करनी है तो शांति से जाकर के वहां रहो। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया है, लौह पुरुष है, तो उन्होंने स्पष्ट से कहा है। वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच कैसे रिलेशन थे? वो एक साधारण किसान का बेटा, मैंने बताया ना कि 20-22 साल तक वो पशुओं का चारा ही घर में ला रहे हैं और एक चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जमने वाला, वो सच्चे गांधीवादी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी भी सच्चे गांधीवादी नहीं। सरदार पटेल के ऊपर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पाकिस्तान चला गया न्यूज़पेपर, उसका दफ्तर था, वहां से गोली चल गई। 2 मिनट में वो बिल्डिंग उड़ा देती, इंटेलिजेंस और सारी फोर्स। वल्लभ भाई ने कहा कि नहीं। महात्मा गांधी जी बहुत बड़े नायक रहे हैं, उनके नाम पर नेशनल हॉलीडे है। चाचा नेहरू की स्मृति में हम 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं, लेकिन एक भी नेशनल हॉलीडे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर नहीं है। उनके नाम पे एक राष्ट्रीय स्मारक है अहमदाबाद में, लेकिन वहां से कोई शोध संस्थान, उनके विचारों का प्रचार ऐसा कुछ नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक शोध संस्थान और एक बड़ा उच्च पुस्तकालय ये स्थापित करना चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार ने नहीं किया तो इनको तो करना ही चाहिए। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मुझे लगता है कि ऐसा कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण। वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस से ही थे। इसमें यह भी एक आयरनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस पर एक बार बैन भी लगवाया था। तो ये बीजेपी वल्लभ भाई पटेल को अपना कैसे जननायक चुनती है? नायक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के हैं। देश कभी भी छोटे मस्तिष्क वाले छोटे व्यक्ति से संचालित नहीं हो सकता। लाल बहादुर शास्त्री छोटे व्यक्ति थे लेकिन बड़े मस्तिष्क वाले थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े व्यक्ति थे और बड़े मस्तिष्क वाले थे। मैंने ये भी सुना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस जी से भी हो गई थी। 1950 में चाचा नेहरू के बर्थडे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि स्पेंड लेस, सेव मोर एंड इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। यानी वो भी जानते थे कि एक व्यक्ति में फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना कितना आवश्यक है। हम अननेसेसरी किसी से उधार ना लें, अननेसेसरी चीज़ों को खरीदें नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा बचत करके उन बचत के पैसों को इन्वेस्ट करें। ये उनका उस समय का विजन था। और जब बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तो शेयर मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन चूंकि मार्केट वोलेटाइल रहती है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को क्या आप डाइवर्सिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर बस भीड़ के पीछे भागे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए और ऐसे प्लेटफॉर्म को ही चुनिए जो ट्रांसपेरेंट हो और अननेसेसरी चार्जेस ना लेता हो। ऐसे में शून्य एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां जीरो ब्रोकरेज के साथ साथ आपका हर एक ट्रेड स्मार्ट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस पर केवल 5 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर खर्च होते हैं और इसमें आपके ट्रेड्स बिना किसी लैग के सेकंड्स में ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको पावरफुल इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसका जो नया यूजर इंटरफेस है बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और एक ही ऐप से आप चाहे इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, एफएनओ हो, कमोडिटीज हो, करेंसीज हो, ईटीएफ्स हो, आप हर एक चीज में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आज आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए शून्य ऐप बेस्ट ऑप्शन है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आज ही चेक करें। अब आइए साथियों पॉडकास्ट पर आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। रविंद्र जी नमस्ते। नमस्कार। आपका हमारे हाइपर क्वेस्ट के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। रविंद्र जी, जिस प्रकार की आपकी शोध है, चाहे वो महात्मा गांधी जी पर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर हो या अन्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं, आज मैं चाहता हूँ कि, और विशेषकर जब इस महीने हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं हम वर्षगांठ बनाएंगे उनके जन्म की, तो इस विषय पर जो शोध आपके पास है वो मैं जनमानस तक ले जाना चाहता हूँ। लेकिन वहीं पर मैं यहाँ पर बायस नहीं हो रहा हूँ, बस आपको एक आयरनी दिखाता हूँ कि जनमानस में महात्मा गांधी जी बहुत बड़े नायक रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं, पूरे विश्व पर उनका प्रभाव है।
उनके नाम पर नेशनल हॉलीडे है। हम साबरमती आश्रम के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ते हैं तो आनंद भवन की चर्चा होती है, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। चाचा नेहरू की स्मृति में हम 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं। लेकिन एक भी नेशनल हॉलीडे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर नहीं है। अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, वो तो इस दौर की बात है, लेकिन पिछले 75 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो उन्होंने कार्य किया है, उसका जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो मुझे जो जनमानस है उसको लगता है इतना मिला नहीं है। आज आपके माध्यम से हम उनकी पहले यात्रा पर चलते हैं, बचपन से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से, कहाँ वो पले बढ़े, क्या उनका विज़न था देश को लेकर, और कैसे वो इतने बड़े जननायक बने। तो थोड़े उनके बचपन की यात्रा से प्रारंभ कराइए। वल्लभ भाई एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में जन्मे। करमसद गांव है, अभी उसका जनपद आणंद है, उस समय खेड़ा। उनके पिता झवेर भाई गला भाई पटेल कुछ एक एकड़ भूमि के स्वामी, लेकिन बड़े वीर। और झवेर भाई वर्ष 1857 ईस्वी का जो पहला हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सिपाही। इतने वीर। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक एकड़ भूमि के स्वामी करमसद गांव में, उसमें वल्लभ भाई समेत 5 भाई और एक इनकी छोटी बहन परिवार, और इनकी माता लाडबा। बहुत ही परिश्रमी बचपन से, और पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि। यद्यपि 20-22 वर्ष की आयु में जाकर के हाई स्कूल पास किया, घर की परिस्थितियां ऐसी थीं, और कई स्कूलों में वो गए। वो बड़ौदरा में भी गए, अपने गांव में तो पहले पढ़े ही, लेकिन बड़ौदरा में गए, पटलाद में गए, और उसके बाद नडियाद में। और नडियाद वास्तव में उनका जन्म स्थान है। पैतृक गांव उनका करम्स है, लेकिन ननिहाल उनकी नडियाद। और ये परंपरा होती थी कि जो माता होती थी, अक्सर जो बच्चे होते थे वो तो अपना मायके में होते थे, तो ये मायका है नडियाद। और बहुत परिश्रमी, मैंने जैसे कहा, लेकिन बहुत कुशाग्र बुद्धि, और बचपन से ही बहुत ही उत्तरदायित्व भावना का जो निर्वहन है उसको समझने वाले और करने वाले। पिता के साथ खेतों में हाथ बटाते थे, पशुओं का चारा पिता के साथ खेतों से सर पर रख कर लाते थे। तो ऐसा उनका बचपन था। और कई स्कूलों से, जिनका मैंने अभी आपको चर्चा किया है, अध्ययन करने के बाद उन्होंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल करने के बाद फिर उनको ये एक ध्यान आया कि मैं तो एक बहुत छोटे किसान का बेटा हूँ, तो आगे अब मेरा उत्तरदायित्व ये है कि भाई मैं घर खर्च और घर का और उत्तरदायित्व उठाऊं। तो उन दिनों एक मुख्तारकारी परीक्षा होती थी हाई स्कूल के बाद। उसको अगर पास कर ले कोई, तो उसको जिला स्तर पर वकालत करने के लिए सर्टिफिकेट मिल जाता था। वल्लभ भाई ने वो किया। उन्हीं दौरान उनकी शादी भी हो गई थी। और फिर उन्होंने गोधरा दिल्ली और मुंबई की जो लाइन है इसके ऊपर पड़ता है, जिला उसका पंचमहल है, वहाँ वकालत कार्य शुरू किया। और उसके भी पहले मुख्तारकारी के लिए जो उनको अध्ययन करना था, वो पैसे इतने नहीं थे कि खुद किताबें खरीद सकें। अपने साथियों से, मित्रों से ऐसे उधार मांग के उन्होंने किताबें ली, उनसे अध्ययन किया और बहुत अच्छी परीक्षा पास की। और जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ उन्होंने मुख्तारकारी शुरू की, और वहाँ शुरू करने के बाद अच्छी उनको आमदनी शुरू हो गई, तो उन्होंने घर के लिए सहयोग प्रारंभ किया। बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं टिके, लेकिन वहाँ से थोड़ा उनको आप कहेंगे आत्मनिर्भरता हुई। तो वो एक छोटे किसान का बेटा, मेहनती, परिश्रमी, ये सब कुछ, उत्तरदायित्व के निर्वहन को जानने वाला, समझने वाला और उसका निर्वहन करने वाला भी। आज भी पूरे देश में, विशेष रूप से जो ग्रामीण भारत है, 65% से भी ज़्यादा भारत आज भी गांवों में है, उनके लिए आदर्श है।
तो मैं समझता हूँ कि वल्लभ भाई का बचपन और वल्लभ भाई का प्रारंभिक कार्य देश के करोड़ों किशोरों और एक सीमा तक नवयुवकों के लिए आदर्श है और बहुत कुछ अनुकरणीय है। इसमें इसके बाद वो लंदन भी जाते हैं। गोधरा में एक्चुअल एक प्रकोप फैल गया था। हाँ, वो बीमार भी हुए। शादी मैंने बताया उनकी हो गई थी, पत्नी को वहाँ भेजा। खुद करमसद के आसपास के थोड़ा आप समझिएगा खेतों में, दूर दराज में, गांवों में, आपके ये जंगल में वो रहे। वहाँ से वो रिकवर हुए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने आपके बोरसद में कार्य शुरू किया। अच्छा, उनके बड़े भाई, आपने नाम सुना विट्ठल भाई पटेल, जो हमारी केंद्रीय विधानसभा थी उसके निचले सदन के, जिसको आज लोकसभा कहते हैं, उसके पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं के वो जनक हैं, पितामह हैं। उनके सगे भाई थे, तो वो भी वहाँ वकालत करते थे पहले बोरसद में। वहाँ ये भी आ गए, दोनों भाई साथ साथ आ गए। तो वहाँ इनकी बहुत वकालत चली, बहुत वाक्पटु, बहुत कुशल, मतलब एक अनुकरण और एक उदाहरण, और अच्छा धन कमाया। लेकिन साथ साथ वो यहाँ भी और गोधरा में भी कोई गरीब हो, साधनहीन हो, उसकी बहुत सहायता करते थे। कोई पैसा फीस नहीं लेते थे। तो यहाँ आकर के फिर उन्होंने बड़ी धाक जमी और वहाँ 2 न्यायालय थे। आपके उप न्यायाधीश का तो था ही, मामलतदार का भी था, एक मामलतदार होता। बहुत भयभीत रहते थे। और वहाँ एक बहुत ही आपको मैं रोचक बात बताऊं कि ये हुआ कि इसके डर से वल्लभ भाई के अदालत को आनंद ले आए कि भाई चलो वहाँ लेके चलें। वल्लभ भाई भी अपना वहाँ से फिर वहाँ आ गए। कुछ दिन फिर काम देखा, फिर वापस चली गई अदालत। मतलब इतने निडर, इतने आपके वाक्पटु, तो मैंने बोला ही, निडर और कुशल और केस लड़ने। शायद मुझे नहीं लगता कोई जिंदगी में कभी कोई केस उन्होंने हारा हो वल्लभ भाई ने। तो वहाँ अच्छा पैसा कमा लिया और फिर इनको ये ध्यान आया कि भाई मुझे कुछ और बड़ा करना चाहिए, घर को और संपन्न करना, परिवार को और संपन्न करना, और साथ साथ जो मेरा किसान वर्ग है, मेरा जो ग्रामीण वर्ग है, उनकी भी मैं सहायता के लिए करूं। तो उन्होंने एक विचार ये बनाया कि भाई मैं अब बार एट लॉ के लिए लंदन जाऊं। धन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ कि इन्होंने एक कंपनी से लंदन के लिए यात्रा के लिए पत्र व्यवहार प्रारंभ किया। सारा अपना वो प्रबंध हो गया। प्रबंध के बाद मुंबई से जो पत्र आया कार्यक्रम संबंधी, जिसमें पूरी सूचना थी, वो आया बोरसद न्यायालय में। तो जो पोस्टमैन है, अब उसको ये आइडिया था नहीं, क्योंकि दोनों भाई, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल और विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल, तो दोनों के लिए विजय पटेल। अच्छा। तो वो अपना जो हरकारा है वो उनको दे गया चिट्ठी, बड़े भाई को। उनकी चिट्ठी बड़े भाई को बड़े भाई को चली गई। उन्होंने देखा, अरे ये क्या है, तो वल्लभ भाई तो इंग्लैंड जा रहे हैं भारत लॉ के लिए। तो ये दोनों भाई अक्सर शाम को खाने पे मिलते थे। रहते अलग अलग थे बोरसद में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनकी वाइफ और उनके स्वभाव में अंतर था। रहते तो अलग अलग थे, लेकिन अक्सर जब भी मौका मिले और प्राय, और कभी कभी तो रोज कई दिनों तक मिलते थे, तो वो शाम को खाने पे मिले दोनों। तो बिल्कुल काफ़ी देर तक वो शांत मुद्रा में बैठे रहे विट्ठल भाई। फिर उसके बाद कहें, वल्लभ भाई क्या अब इंग्लैंड जा रहे हो भारत लॉ के लिए? लेकिन भाई बड़ा तो मैं हूं, तो अधिकार तो मेरा है पहले बाहर वहां जाने का। अब मुझे जाने दो, मेरे आने के बाद आप जाना। वल्लभ भाई ने बिल्कुल ये नहीं किया। इतना सम्मान करते थे अपने बड़े भाई का। उसके संबंध में कई और बातें हैं, विचारधारा में थोड़ा अंतर था, स्वभाव में भी अंतर था, लेकिन कोई नहीं, अपना टिकट सारा वो दे दिया उनको, प्रबंध और खर्च दिया उनको जितना पॉसिबल था, और मुंबई तक उनको छोड़ के आए। तो विट्ठल भाई गए। अच्छा। और उनकी वाइफ दिवाली बाई, उनकी पत्नी विट्ठल भाई की, उसको भी अपने साथ रखा, क्योंकि थोड़ा मैंने बताया ना कि स्वभाव में वाइफ जो है वो उनमें भी अंतर था।
तो उसको मायके भेजा, पूरा उत्तरदायित्व लेके। तो इतना बड़ा समर्पण और इतनी बड़े संस्कार, बड़े भाई का कैसे आदर करना। तो आज जो हमारे गिरते मूल्य हैं और हम सदाचार से जो पीछे हो रहे हैं, तो वल्लभ भाई से ये भी सीखने की आवश्यकता है। तो वो विट्ठल भाई गए, बैरिस्टर बन के आ गए, उसके बाद फिर ये उनके बाद गए। तो ये एक कहानी है और ये ऐतिहासिक सत्यता है। फिर राजनीति में या सामाजिक जो कार्यकर्ता वो बने, वो उसमें कैसे आए? वो उस समय क्या है कि देश का वातावरण कुछ ऐसा था कि वल्लभ भाई वहाँ से लौट के आते उसके पहले ही ये सार्वजनिक जीवन में विट्ठल भाई का तो प्रवेश हो गया। अच्छा। और बॉम्बे विधान परिषद में भी वो अपने निर्वाचित होकर पहुंच गए। विट्ठल भाई वल्लभ भाई के लिए ये था कि वल्लभ भाई जब वहाँ से चले, और आपको मैं बताऊं, वल्लभ भाई ने गोल्ड मेडल के साथ मिडिल टेम्पल लंदन से परीक्षा पास की है, ये भी समझना चाहिए। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट विद गोल्ड मेडल, और अब आपके वो धनराशि के साथ लेके आए। और वहाँ के जो प्रमुख थे मिडिल टेम्पल के, या प्राचार्य कहिए, वो इतने प्रभावित थे इनसे, इनकी विद्वत्ता से, तो उन्होंने एक इनको पत्र दिया था। और पत्र दिया उस समय के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए। इन्होंने देखा नहीं, लेकिन पहुंचे सुबह, उसी दिन इन्होंने उनसे भेंट की। उस पत्र में ये लिखा था कि मैंने ऐसा आपका विद्वान और ऐसा समझदार विद्यार्थी नहीं रखा, तो मैं दो बात की संस्तुति करता हूँ, या तो इनको बहुत बड़े किसी प्रोफेसरशिप के लिए नियुक्त करवाइए, और या इनको अपना न्यायपालिका में जज के तौर पे कोई स्थान दीजिए। पत्र उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद वल्लभ भाई से कहा बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो दोनों अस्वीकार्य हैं, और मुझे तो अब जाना है, वकालत करनी है, और देश के आम जन, गरीबों और किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके जो दुख हैं, मुझे उसके लिए लड़ना है। अहमदाबाद आ गए। अहमदाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने वकालत शुरू कर दी। विट्ठल भाई वकालत भी करते थे, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में भी आ गए थे, जैसा कि मैंने बताया। तो बस फिर वहां आने के बाद वो दोनों भाइयों में एक बात हुई कि ये विट्ठल भाई तो अब देश सेवा करेंगे, क्योंकि वकालत करें तो फिर सार्वजनिक जीवन के लिए इतना समय नहीं मिलता। और उन दिनों ईमानदार होते थे, कोई एमएलए और एमपी और ये विधान परिषद में, या तो वो नहीं होता था। वो तनख्वाह भी, सैलरी भी कितनी एक होती होगी। तो वो फिर ये तय हुआ कि भाई अब बड़ा भाई तो सार्वजनिक काम करे, और छोटा भाई यानी वल्लभ भाई वो अब घर की देखभाल करे। और वल्लभ भाई की अहमदाबाद में भी आती बहुत अच्छी वकालत चली, बहुत अच्छा धनोपार्जन किया उन्होंने। और जब आवश्यकता पड़े सार्वजनिक कार्यों के लिए भी आर्थिक सहायता करें विट्ठल भाई की, ये तय हो गया। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि वो एक देश में वातावरण ऐसा हो गया था। शुरू की, 2-3 साल चले। चलने के बाद फिर ये आपको पता है कि वो 1917 में ये चंपारण वाला मामला आ गया। गांधी जी आ गए वापस भारत, और चंपारण में जो उन्होंने अपना, गांधी जी ने जज के सामने उनका आदेश मानने के लिए मना किया, और ये कहा कि नहीं, मैं यहाँ नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकार के लिए लड़ूंगा। और फिर वो जो सारा वो हुआ, और देश भर में अखबारों में प्रकाशित हुआ। तो वो वल्लभ भाई के पास भी सूचना गई। वास्तव में एक गुजरात क्लब है, सब भ्रांत लोगों का है, और बड़े बड़े वकील अहमदाबाद के, वो वहाँ ब्रिज खेलना और अपना हुक्का पीना और ये सब ऐसा था। तो वल्लभ भाई सचिव भी थे गुजरात क्लब के उस टाइम पे। तो जब उन पर समाचार पहुंचा, वो गुजरात क्लब में भी गए और वल्लभ भाई ने देखा, तब उनको गांधी जी के लिए आकर्षण पैदा हुआ। समर्पण नहीं, लेकिन आकर्षण पैदा हुआ। चंपारण के बाद जब गांधी जी आए और गुजरात क्लब, वो खुद भी गए, वकील चूंकि उनके पास जाते थे, परामर्श लेते थे, उनसे सीखते थे, देश की गतिविधियों के बारे में जानते थे। तो वल्लभ भाई ने पहले तो थोड़ा उनको बेरुखी दिखाई, लेकिन फिर उनकी बात सुनकर, फिर आगे उनकी गतिविधियों को जानकर उनका आकर्षण बढ़ा। और कुछ ही समय बाद ये आई स्थिति कि भाई गांधी जी को ही क्यों ना गुजरात क्लब का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो गांधी जी अध्यक्ष और वो सचिव, ये स्थिति पैदा हुई।
1917 में ही फिर एक ऐसी स्थिति आई कि वल्लभ भाई जो है वो अहमदाबाद नगर पालिका के लिए खुद भी हो गए निर्वाचित। तो सार्वजनिक जीवन में उनका इस तरह से उनका भी प्रवेश हो गया। हालांकि वो निर्वाचित हुए, वो चुनाव उनका कुछ दिन बाद में वहाँ के जिलाधिकारी ने वो रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद फिर उस पर पुनर्मतदान हुआ। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, वल्लभ भाई उस क्षेत्र से जो आज भी अहमदाबाद का मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से निर्वाचित हुए। उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो यहाँ से सार्वजनिक में हो गया। फिर उनका थोड़ा थोड़ा गतिविधियां बढ़ी सार्वजनिक जीवन में अहमदाबाद नगर पालिका के माध्यम से। एक साल बाद फिर एक ऐसी स्थिति आ गई, खेड़ा में किसान आंदोलन। वहाँ अतिवृष्टि हुई थी, किसान लगान जिसको लैंड रेवेन्यू या हम भू राजस्व कहते हैं देने में सक्षम नहीं था। सरकार मानती नहीं थी। बड़ा प्रयास किया, जो सार्वजनिक जीवन के अग्रणी थे उनमें खुद विट्ठल भाई पटेल, एक पारीख, इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन नहीं मानते थे। तो फिर वह गांधी जी ने वहाँ आंदोलन का श्री गणेश किया 1918 के मुझे लगता है मार्च में। वो खेड़ा किसान सत्याग्रह के नाम से आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन उसका मंगलाचरण हुआ नडियाद से। उसमें यह हुआ कि भाई चूंकि यहाँ चंपारण में भी अभी स्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, तो गांधी जी की इच्छा ये थी कि भाई ठीक है, अब मैं यहाँ भी लड़ूंगा किसानों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, लेकिन कोई क्षेत्र का एक ऐसा निवासी जो मेरे साथ खड़ा रहे और मेरी अनुपस्थिति में भी आंदोलन का नेतृत्व करे, ऐसा चाहिए मुझे। और वास्तव में उनकी जो दृष्टि थी वल्लभ भाई की तरफ। तो वल्लभ भाई ने भी उसको स्वीकार कर लिया और वो खेड़ा किसान सत्याग्रह के उपसेनापति बने। और वो जितना भी सफल हुआ, सफल रहा आंदोलन, उसका बहुत बड़ा श्रेय वल्लभ भाई को जाता है। वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे लीडिंग कार्यकर्ता, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पंड्या, इस तरह के लोग उनके साथ जुड़े। आंदोलन सफल हुआ। तो फिर जब सफल होने के बाद उसका विजयोत्सव मनाया गया, वो भी नडियाद में हुआ कुछ महीने बाद। तब गांधी जी ने ये कहा, मैं उनके शब्द बताता हूँ कि भाई सेनापति की चतुराई तो अपना टीम चुनने में होती है, तो अगर उसके नेतृत्व में काम करने वाले, मैं आपको अप्रत्यक्ष बताता हूं, अगर उसके नेतृत्व में काम करने वाले कुशल ना हो और लगन से और उत्तरदायित्व भावना से काम नहीं करें, तो सेनापति अकेला क्या कर सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैंने अपना उप सेनापति वल्लभ भाई को चुना। और वल्लभ भाई ने उस समय माना कि भाई ठीक है, मेरी वकालत भी बहुत अच्छी चल रही है और मेरा म्यूनसिपैलिटी में भी काम बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इससे भी बड़ी विरासत क्यों ना छोड़ के जाऊं। पैसा है, पैसा कमा सकता हूं, लेकिन इस पैसे का क्या है, उत्तराधिकारी उड़ा देगा, कल को कैसे भी निकल जाएगा। तो मैं इससे बड़ी विरासत छोड़ता हूं। और इस भावना के साथ वो मेरे साथ आ गए आंदोलन में। और सच्चाई ये है कि जो विजय का कार्य आज यहाँ खेड़ा में हुआ, अगर वल्लभ भाई मुझे नहीं मिले होते तो कार्य कभी नहीं होता। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया कि उनका प्रारंभ में सार्वजनिक जीवन में पदार्पण, गांधी जी के साथ जुड़ाव और पहली आंदोलन की सफलता, ये रही। इसके बाद गांधी जी का क्या प्रभाव रहा वल्लभ भाई पटेल पर? कुछ मतलब जैसे आपने बताया कि पहले आकर्षण हुआ, तो क्या उसके बाद उनका और देखिए व्यक्तित्व? उसके बाद क्या है कि एक जलियांवाला कांड हुआ 1919 में, अप्रैल में। उसमें और सक्रियता बढ़ी और आगे बढ़े। उसकी परिणति हुई असहयोग और स्वदेशी आंदोलन में, जिसके साथ खिलाफत का मुद्दा भी जुड़ा। वो गांधी जी का पहला मास, कहते हैं अंग्रेजी में, मास प्रयोग था भारत में, क्योंकि 3 मास प्रयोग आंदोलन तो बहुत हुए गांधीवादी तकनीकी से, लेकिन 3 हैं। असहयोग 1920, सविनय 1930 एंड भारत छोड़ो 1942। 3 बड़े जन आंदोलन देश की स्वाधीनता के लिए अंततः गांधी जी के नेतृत्व में हुए। उनमें पहला असहयोग और स्वदेशी आंदोलन, जिसमें खिलाफत का मुद्दा भी जोड़ा, जैसे कि मैंने आपको कहा है।
उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका का निर्वहन वल्लभ भाई का रहा। उसके पहले एक सत्याग्रह सभा स्थापित हुई थी साबरमती में, और जो मूल अभिलेख है सत्याग्रह सभा का, कभी को और ना ले ले कोई ये आइडिया, उसमें वल्लभ भाई के हस्ताक्षर हैं। और उस समय आपको पता है कि विदेशी वस्त्रों का, विदेशी उनका अपना सामानों का बहिष्कार भी हुआ था। तो वल्लभ भाई ने अपने गाउन जितने भी थे वकालत के, जूते, सब कुछ तो अग्नि के भेंट कर ही दिए। लेकिन ऐसा जन उत्साह स्वदेशी के लिए अहमदाबाद में था, उसके पहले कभी नहीं था। हम कह सकते हैं कि उस समय तक अभूतपूर्व था। और अहमदाबाद में विदेशी कपड़ों और विदेशी सामान की होली, मैं समझता हूँ कि देश में सबसे बड़ी होली थी। और उसके बाद फिर गांधी जी के प्रति उनका समर्पण, और उसको मैं बहुत एक दो लाइन में बता देता हूँ, आखिर तक पूरा भी जवाब दे देता हूँ। ऐसा है कि गांधी जी से कई बार उनके वैचारिक मतभेद होते थे, स्वभाव है, स्वाभाविक भी। लेकिन इसके बावजूद जब एक बार एक फैसला हो गया, और गांधी जी ने अगर इधर हाथ उठाया तो सरदार पटेल का हाथ सारा जीवन गांधी जी की तरफ ही होता था। अपनी बात कह देते थे ये विरोध है, यहां मैं असहमत हूं, लेकिन हाथ उनका उधर ही उठता था जब जहां गांधी जी का, तो ये उतना उनका समर्पण था गांधी जी का। इस पर और भी हम चर्चा कर लेंगे बाद में, उनके समर्पण की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं समझता हूं, और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ है कि गांधी जी का सिद्धांत अहिंसा के माध्यम से जन आंदोलन, नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन, इसको व्यवहार में लाने का सबसे बड़ा कार्य इस देश में कभी हुआ है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ है। गांधी जी का सिद्धांत और व्यवहार में उसको कैसे लेना, ये सारा श्रेय, और अगर सारा नहीं तो अधिकांश से अधिकतम श्रेय वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो ये उनकी श्रद्धा थी, गांधी जी के सिद्धांत के प्रति यह उनका समर्पण था। इसमें ये भी जानना चाहूँगा कि जब गांधी जी के प्रभाव में वल्लभ भाई पटेल जी आए और गांधी जी भी इम्प्रेस थे उनसे, तभी उनको अपना उपसेनापति या कोई भी कार्य देते थे, तो इसमें ये जनमानस में आजकल और यूट्यूब पर बहुत वीडियोस चलती हैं कि गांधी जी ने कभी भी वल्लभ भाई पटेल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना। इसमें कई मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कुछ 1929 है, 36 है, 39 है, 3 बार उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया। बाद में उनको जब वोटिंग वगैरह भी हुई है कि जब अंतरिम प्रधानमंत्री बनना है, तो उसमें भी 12 वोट मिले वल्लभ भाई पटेल जी को, तब भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को चुना। तो ऐसे मतभेद कहाँ शुरू हो गए कि उन्होंने गांधी जी के मतभेद की बात एक साइड है। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अच्छा। हाँ, लोगों को जानना चाहिए। अच्छा। और वल्लभ भाई बहुत जुड़ने से ही, क्योंकि ये गुजरात के कांग्रेस का ऐसा है कि यहाँ गुजरात सभा थी, गांधी जी अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई उसके सचिव थे। तो जब 1919 में कांग्रेस ने अपनी पॉलिसीज, नीतियां, कार्यक्रम, जनमानस के लिए आगे की योजना, ये सब स्पष्ट कर दी 1919 की कांग्रेस में, तब ये हुआ कि भाई अब इसका विलय गुजरात सभा का कांग्रेस में कर दिया जाए 1920 के शुरू में। लेकिन उस समय गांधी जी अध्यक्ष थे, तो यहाँ से शुरुआत होती है। और ये विलय करने के बाद जो शक्तिशाली संगठन गुजरात कांग्रेस का था, पूरे देश का नहीं था, लेकिन विधिवत उसके अध्यक्ष गुजरात प्रदेश या प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के वल्लभ भाई थे। और वो सबसे लंबे काल तक, तब तक जब तक वो दिल्ली नहीं आ गए 1946 में आपके के अंत में, इसमें अपना अंतरिम सरकार में, तब तक वो अध्यक्ष रहे। और वो किसी को कहते भी थे तो कोई उनके सामने नहीं आता था। और लेकिन इसके मध्य लगातार वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, अनेकानेक वर्षों तक कांग्रेस के महासचिव, 1934 से कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष आजीवन। जमनालाल बजाज जी की मृत्यु के बाद आजीवन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष वल्लभ भाई रहे। और 1931 में, जैसा कि मैंने कहा, वो कराची कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1929 में ये सही बात है
कि वल्लभ भाई का नाम अग्रणी था कि उनको कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। और बहुत ऐतिहासिक बात थी, क्योंकि 1929 में जो जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस हुई, उसने देश के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। बड़ा ऐतिहासिक था और वल्लभ भाई अग्रणी थे। लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू की इच्छा और उस इच्छा को गांधी जी से व्यक्त करना और गांधी जी का उनको समर्थन, ये सही है कि ये एक कारण था। तो वल्लभ भाई को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं था। अधिकार किसी का मारना नहीं चाहिए। और फिर देश की जनता तय करती है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने जाते, प्रांतीय कांग्रेस समितियां नाम भेजती थी, लेकिन उसमें अग्रणी नाम, ये सही है कि वल्लभ भाई का था, अग्रणी नेहरू जी से था। उससे न मना बनाना वो मैं एक विडंबना मानता हूं। दूसरा 1936 लखनऊ कांग्रेस, वहां भी वल्लभ भाई का नाम अग्रणी था। लेकिन जो भी स्थिति रही हो, कैसी भी स्थिति रही हो, वो भी वल्लभ भाई के स्थान पर पंडित नेहरू बने। 1937 वल्लभ भाई ने उस समय खुद ही कह दिया कि ठीक है, रहने दो इनको, लेकिन वो भी वल्लभ भाई का अधिकार था। 1946 की जो स्थिति है, वो स्थिति ये है कि कैबिनेट मिशन प्लान, मैं माउंटबेटन प्लान की नहीं बात कर रहा, कैबिनेट मिशन प्लान में दो बात सामने आई। हमको इसको समझना चाहिए। आज की पीढ़ी ना, वो आप बिल्कुल ठीक रहे ना, कि एक अंग्रेजी में कहावत है ना, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अल्प ज्ञान जो है बहुत हानिकारक होता है। तो अल्प ज्ञान वाले ही हैं आजकल। तो कैबिनेट मिशन प्लान में दो बात हो गई। अभी देश के विभाजन की बात नहीं, कि भाई एक तो संविधान सभा बनेगी देश के लिए, और दूसरे के अंतरिम सरकार बनेगी। अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में? वायसराय के नेतृत्व में। और एक स्थिति उसमें स्पष्ट थी कि अध्यक्ष वो होंगे सरकार के, वायसराय, लेकिन उपाध्यक्ष देश के होंगे, और उपाध्यक्ष जो है उसका स्तर होगा प्रधानमंत्री का। ठीक है ना? और कांग्रेस चूंकि सबसे बड़ा दल है, देश भर से समर्थन है, तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, ये एक स्वाभाविक बात थी कि वो देश का प्रधानमंत्री होगा, उपाध्यक्ष के तौर पे प्रधानमंत्री। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के। गांधी जी ने उनको कहा कि भाई अब नया चुनाव कराइए, आप हटिए। मन तो मौलाना साहब का भी हो सकता है, इसमें क्या बात है, लेकिन एक स्थिति ऐसी थी नहीं देश की। तो जो परंपरा थी, प्रदेश कांग्रेस समितियों से नाम मंगवाए गए, भाई आप किसको करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि 15 में से 12 प्रदेशों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का समर्थन किया। लेकिन ये भी एक सही है कि गांधी जी का मन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जवाहरलाल जी के लिए था। आचार्य कृपलानी ने अपना इस बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है, जो गांधी जी के ऊपर उनकी पुस्तक है, और उनकी खुद की भी भूमिका थी महासचिव के रूप में, क्योंकि कृपलानी जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे, वही कर रहे थे। वहाँ पर्चियाँ खोली, आपके भाई प्रदेशों से नाम आए, तो 12 का आया है वो तो, और देश का समर्थन था। नेहरू जी वहाँ चुप भी रहे हैं, गांधी जी ने कहा भी कि भाई आपका नाम नहीं है, लेकिन एक ये भी सत्यता है कि गांधी जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन जवाहरलाल जी को था। और वो ये था कि जो आपने समर्पण की बात कही है, तो जो वो सरदार साहब भी शायद इस बात को भांपते थे, और वो सारा समर्थन होने के बाद भी जब गांधी जी ने इस बात पर दबाव दिया ही नहीं कि भाई जिसको वोट मिले हैं और जो देश चाहता है वही होना चाहिए, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उसमें कोई वो नहीं किया, और वो जवाहरलाल जी ऐसे बन गए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, गांधी जी का जो है ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन जवाहरलाल जी के लिए था, ये बात है। और ये बहुत सारी बात आई हैं वहाँ कि भाई ये गांधी जी ने ठीक नहीं किया। बहुत सारे लोगों में उनका पत्र व्यवहार उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात के लिए कोई वो नहीं किया।
और ठीक है भाई, जो हो गया। और देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री, रियासतों के विभाग के मंत्री और देश के पहले सूचना प्रसारण मंत्री भी सरदार ही थे। तो उन्होंने जो किया है, जो भागीरथ कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि हजारों साल के इतिहास में ऐसा कार्य है नहीं। और जितना बड़ा भारत, 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा भारत आज जो है, ऐसा तो कभी भारत था ही नहीं। ना अशोक का भारत, ना समुद्रगुप्त का भारत, ना किसी और का भारत। किस रूप में? कि एक देश एक राज्य की जो परिकल्पना है या सिद्धांत है, उसके अनुसार इतना बड़ा भारत कभी भारत था नहीं। तो नमन है। और ये सही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्ति तो 1000 वर्ष में भी पैदा नहीं होता। तो स्थिति ये है। तो आज भी वो प्रश्न चिन्ह है। और मैं एक और बात बताऊं आपको, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक स्वराज्य करके पत्रिका निकालते थे। तो 70s में उन्होंने उसमें लिखा है अपना विचार, क्योंकि सरदार साहब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मित्रता थी, भाईबंदी थी, सम्मान एक दूसरे का था, लेकिन वैचारिक इतनी नहीं थी। लेकिन राजा जी ने ये बात लिखी कि भाई जब देश की आज़ादी की घड़ियां निकट आ रही थी तो हमारे सामने भी ये प्रश्न था कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। अप्रत्यक्ष बता रहा हूँ, तो अंग्रेजी में लिखा हूँ। तो हमारे सामने दो थे लोग, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। हमने कहा भाई सब ठीक हो जाएगा, तो जवाहरलाल जी देश के प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री होंगे तो स्थिति संभल जाएगी। लेकिन आज अब इतने साल बाद, लगभग 25 साल बाद, हम ये विचार करते हैं कि हमारा फैसला आकर्षक तो था लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं था। अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते और पंडित जी देश के विदेश मंत्री होते तो स्थिति कुछ और ही होती। कुछ और भी उन्होंने कहा, मैं नहीं दोहराना चाहता, हम तो सभी का सम्मान करते हैं। तो ये एक है स्थिति। वही राजगोपालाचारी जिनका मैंने जिक्र किया, वही राजगोपालाचारी जिनके स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजेंद्र बाबू का राष्ट्रपति के लिए समर्थन किया था। क्योंकि पंडित जी राजा जी को चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वाधीनता सेनानी, सौम्य मूर्ति और परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चाहते। तो ये है स्थिति। रविंद्र जी, इसमें जो ये स्थिति की बात है जहाँ पर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि गांधी जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाहरलाल जी को समर्थन दिया, इसमें कुछ विद्वान कुछ बातें बताते हैं या करते हैं जो जैसे मैं वो बात आपके सामने रखता हूँ, आप उस पर बताइएगा कि सही है कि नहीं। पहला ये बताते हैं कि जैसे कांग्रेस में दो तरह के दल थे, गर्म और नर्म। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा गर्म दल की तरफ थे, जो गांधी जी को उतना पसंद नहीं था। दूसरा ये बोला जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो इमेज थी वो धीरे धीरे एंटी मुस्लिम बन रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तान का विभाजन नहीं चाहते थे। और पाकिस्तान ने जब हमला किया कश्मीर पर, तो उन्होंने भारतीय मुस्लिमों से ये बात कही कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो आप चुप क्यों हैं, उसका विरोध क्यों नहीं किए। तो ये जो आप हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं ये ना करें। तो इसलिए गांधी जी शायद नहीं, मैंने सुनो, अब ये ऐसा है ना कि वो आज कुछ भी कहें कोई बात नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा सेकुलर इस देश में नहीं हुआ आज तक। मैं 2-3 बातें आपको बता देता। बारडोली किसान सत्याग्रह, जहाँ से वल्लभ भाई सरदार होकर निकले, 1928 में बारडोली में हुआ, आपकी संज्ञान में होगा। उस आंदोलन की या उस सत्याग्रह की शुरुआत वल्लभ भाई ने कुरान की आयत पढ़वा कर करवाई थी। अब्दुल कादिर बवाजीर गांधी जी के सहयोगी थे, दक्षिण अफ्रीका से, साबरमती में रहे। उन्होंने वो कुरान की आयत पढ़ी थी। रामधुन बाद में गाई गई, लेकिन ये कुरान की आयत वल्लभ भाई ने पहले पढ़वाई थी। आज़ादी के बाद रामपुर रियासत में बहुत प्रॉब्लम हुई मुसलमानों के साथ, बहुत खतरा। वल्लभ भाई ने उन लोगों की जिस तरह से रक्षा की, उस समय के वहाँ के नवाब रजा अली खान, उनके पत्र पढ़िए। कर्नल बशीर हुसैन जैदी मेरे अपने गांव के थे, वो प्रधानमंत्री थे रामपुर रियासत के, उनके वक्तव्य पढ़िए। बाद में वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं। कितनी ऐसी उनकी बातें हैं सरदार की जो एक से बढ़कर एक हैं, और इस देश का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष सरदार को करते हैं। लेकिन वो स्पष्टवादी थे। राष्ट्रवाद के नाम पर कोई समझौता सरदार पटेल के नहीं था। उन्होंने लखनऊ में कहा है कि अगर रहना भारत में है और बात पाकिस्तान की करनी है तो शांति से जाकर के वहां रहो। और
अब सरदार के लिए तो कह दिया। यही बात महात्मा गांधी ने कही है। गांधी जी का एक पुस्तक है मेरे सपनों का भारत, उसके बाद के कुछ जो आखिर के पेज हैं उनमें दिल्ली डायरी से है, उसमें वहाँ उन्होंने भी यही कही है, लेकिन थोड़ा धीमे कही है उन्होंने। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया है, लौह पुरुष है, तो उन्होंने स्पष्ट से ये कहा है। और सुनो, ये मेव जाति है यहाँ पीछे हरियाणा में, फरीदाबाद गुड़गांव इस इलाके सब आगे जो हैं आगे, उनसे पाकिस्तान चले गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी जमीनें वापस करवाई, उनको वापस बुलाया। अरे आप सरदार को पढ़ो तो सही, लेकिन सरदार पटेल का जो विश्लेषण है ईमानदारी से होना चाहिए। मैंने कहा ना, ऐसा आदमी 1000 साल महापुरुष नहीं हो सकता पैदा है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। किसी मुसलमान के लिए दुराग्रह नहीं। सरदार पटेल के ऊपर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने वो पाकिस्तान चला गया न्यूज़पेपर, उसका दफ्तर था, वहाँ से गोली चल गई। और उनके साथ बहुत ही देश के उप प्रधानमंत्री थे, बहुत, मैं कहता हूँ इतने सशक्त कि आप आज अनुमान नहीं लगा सकते। नाम क्या मैं तुलना करूँ किसी से। 5 मिनट में या 2 मिनट में वो बिल्डिंग उड़ा देती, इंटेलिजेंस और सारी फोर्स। वल्लभ भाई ने कहा कि नहीं, उनकी भावना को देखो, उनके दुराग्रह पर जाओ, उस बात की करो, को नुकसान नहीं पहुंचाना किसी के लिए भी। उनके लिए तो कोई ऐसी बात थी नहीं। तो ये सरदार पटेल के ऊपर एक जो लांछन है और ये एक आरोप है, मैं फिर कहूंगा कि उनके जैसा धर्मनिरपेक्ष इस भारत में हुआ नहीं उस समय में। और ये सत्यता है कि राष्ट्रवाद, भारत की संस्कृति, भारत की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता, इसके लिए वो किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। बस इतनी सी बात है। इसमें रविंद्र जी मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस से ही थे। उन्होंने जब फिर वो गृह मंत्री बनते हैं, कार्य करते हैं, उसके बाद उनके जाने के बाद फिर कांग्रेस ने, यहाँ किसी सरकार का मैं पक्षधर नहीं हूँ ना कोई विश्लेषण कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से स्मारक बनते हैं या उनके सम्मान में कुछ स्मृतियाँ दी जाती हैं, कुछ मेमोरियल्स बनते हैं, म्यूज़ियम्स बनते हैं, और तो अब जाकर ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है जो बीजेपी सरकार ने बनवाया है, और इसमें ये भी एक आयरनी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने शायद आरएसएस पर एक बार बैन भी लगवाया था। तो ये बीजेपी अपने महानायक काउंटर में एक वल्लभ भाई पटेल को अपना कैसे जननायक चुनती है, जबकि वो कांग्रेसी थे? मैं मानता ये हूँ कि देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना तो बड़ा सराहनीय कार्य है। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा नरेंद्र भाई मोदी का। बैन या प्रतिबंध संघ के ऊपर, वो एक उस समय एक स्थिति ऐसी थी, लेकिन जांच के बाद वो बैन भी हटाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति, समर्पण और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए उनकी प्रतिबद्धता, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात के उनके बहुत कायल थे, ये एक सच्चाई है। और नायक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ऐसा कोई काम करती है तो देश के लिए, देश को प्रतिष्ठित कर रही है। या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सरदार साहब को आदर्श मानते हों या उनका सब औरों से ज़्यादा सम्मान करते हों, तो यह भी उनका बड़प्पन है, क्योंकि सरदार साहब का एक व्यक्तित्व ऐसा है, इतना बड़ा देश खड़ा करने वाला आदमी और इस तरह से देश की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध आदमी, तो अगर संघ करता है तो ये स्वागत योग्य बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेमोरियल न बन पाना ये बहुत बड़ी विडंबना है, और मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि ये ठीक नहीं है। उनके नाम पे एक राष्ट्रीय स्मारक है अहमदाबाद में, जो अहमदाबाद में पुराना राजभवन है उसमें है, आपके सर्किट हाउस के सामने, लेकिन वहाँ से कोई शोध संस्थान, उनके विचारों का प्रचार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे संबद्ध रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ी विडंबना मानता हूँ। और इस सरकार को कम से कम ये करना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक शोध संस्थान और एक बड़ा उच्च पुस्तकालय ये स्थापित करना चाहिए। दूसरे, एक मुझे और भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जो वास्तविक जानकारी रखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जिन लोगों ने कार्य करते करते सारी आयु अपनी खपा दी गई है, उनके प्रति भी इनको मुझे लगता है कि सूचना और जानकारी नहीं है, वो भी होना चाहिए। और उनके माध्यम से
सरदार साहब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को अधिक लाना चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व यानी सरदार का जीवन, सरदार के कार्य और सरदार के विचार जितने अधिक प्रसारित होंगे आज की पीढ़ी और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए जो आएंगे, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी देश सेवा है। ऐसा निस्वार्थ भावना वाला महाव्यक्तित्व, अपने रक्त की आखिरी बूंद भी देश के लिए दे देने वाला महापुरुष विरले पैदा होता है। तो वो मेरी भी एक शिकायत है कि उनके बारे में सूचना रखने वाले, उनके लिए समर्पण से काम करने वाले और सरदार साहब पर आगे आने वाले लोग कार्य करें, जानकारी रखें। इसके लिए शोध संस्थान और ये पुस्तकालय, ये मेरी भी मांग है आपके माध्यम से, ये करना चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार ने नहीं किया तो इनको तो करना ही चाहिए, ये मैं समझता हूँ। और स्टैचू ऑफ यूनिटी से वो मुझे लगता है कि ऐसा कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। रवीन जी, अभी जैसे वल्लभ भाई पटेल जी की चर्चा हुई और हमने देखा कि बीजेपी एक तरह से उनको अपना एक जननायक, महानायक अपनी पार्टी के लिए वो प्रोजेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो इस चक्कर में जवाहरलाल नेहरू जी को डिमीन करते हैं या उनके कार्यों की निंदा करते हैं। ऐसे में हमारे पॉडकास्ट में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमने गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल जी के संबंधों को तो समझा है, तो हम वल्लभ भाई पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच भी कैसे रिलेशन थे ये भी हम समझें, सो दैट कि लोगों को पता चले कि क्या वस्तु स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि मतभेदों का होना तो स्वाभाविक है, दो सगे भाइयों उनमें भी मतभेद होते हैं। दूसरे यह कि पृष्ठभूमि देखो, एक साधारण किसान का बेटा, मैंने बताया ना कि 20-22 साल तक वो पशुओं का चारा ही घर में ला रहे हैं, और एक चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जमने वाला। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ कार्य पद्धति में भी अंतर थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए अपीजमेंट शब्द के कोई मायने नहीं, वो मानते नहीं थे। देश हित सर्वोच्च, इसका ये अर्थ नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवादी नहीं थे, राष्ट्रवादी वो भी थे। दूसरे ये कि वो सच्चे गांधीवादी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी भी सच्चे गांधीवादी नहीं थे, दूसरा ये अंतर है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कई अवसरों पर देश के लिए दोनों ने मतभेदों से ऊपर उठकर भी काम किया है, हमें ये भी मानना चाहिए और मानना होगा। लेकिन सरदार पटेल के निधन के बाद उनके प्रति उदासीनता, उनके कार्यों, उनके जीवन और उनके संबंध में परिचय, विचारों में, इसमें उदासीनता देखी गई है। पंडित नेहरू के बाद तो और भी हुई है, वो एक विडंबना है, वो एक खेद का विषय, वो नहीं होना चाहिए। उसकी भरपाई सभी को मिलकर के वो करनी चाहिए हमें, क्योंकि सरदार पटेल ने जो विरासत छोड़ी है, उनकी जो लेगेसी है, वो देश की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता और संपन्नता के लिए है। बस ये हमें ध्यान रखना है, और किसी क्षेत्र के लिए नहीं है। लेकिन अब समस्याएं हैं, और समस्याएं अब सरदार पटेल के विचारों के अनुसार हम समाधान करने पड़े। तो आज की देश काल की जो परिस्थितियां हैं, उसमें हम समझते हैं परिष्करण के साथ अगर सरदार के विचारों को लागू करें तो मैं समझता हूँ आज भी महत्वपूर्ण है। लेकिन नेहरू और पटेल, इनके मतभेद दिखाएं हम, उसके अपेक्षा जो लिगेसी सरदार ने छोड़ी, मैं समझता हूँ कि उसको लेकर के आगे बढ़ें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अब ज़्यादा कोई मायने नहीं है, दोनों स्वर्गवासी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि दोनों जो हैं आपके मतभेदों से ऊपर कई मामलों में उठ करके देश के लिए आगे बढ़े हैं, ये सत्यता हमको माननी ही होगी। रवीन जी, जब भी वल्लभ भाई पटेल जी की बात होती है, जब लौह पुरुष उनको कहा जाता है, तो जो थोड़ा भी इतिहास को जानते हैं या उसमें रुचि रखते हैं तो इतना तो जानते हैं कि जो इतनी रियासतें थीं, जो 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको जाकर कुछ डिप्लोमेसी से बात करके उनको मिलाना, देश को एक करना, इस कार्य की चर्चा हम कर लेंगे। इसमें क्या विशिष्ट, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत इस पर वीडियोज़ हैं, लोग जानते हैं हैदराबाद में क्या प्रॉब्लम हुई, कश्मीर में क्या हुई, जूनागढ़ में क्या हुई। अगर उसमें कुछ ऐसा है जो लोग नहीं जानते वो तो हम आपसे जानेंगे। लेकिन इस कार्य के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री थे, और उन्होंने क्या किया है देश के लिए जो लोगों को नहीं पता है। लोग बस उनको वो बहुत मैसिव काम है एकीकरण करना, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा क्या कार्य किया है जिसका आज प्रभाव मेरे और आप पर पड़ रहा है। देखिए, कोई कहता है
162 में वहीं से शुरू कर देता हूँ, 565, लेकिन सही संख्या 554 है। कुछ ठिकाने थे, कुछ छोटी छोटी वो अपना वो जुड़ी हुई अपना स्थान और रियासतें थी, तो 554 है मेरे हिसाब से जिनका एकीकरण किया। और वो ऐसा एकीकरण है कि दुनिया के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। राजेंद्र बाबू ने कहा है कि भारत, क्या मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ, वो सब जानते हैं। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के प्रशासनिक ढांचे को स्वाधीनता के द्वार पर खड़े, टूटे फूटे बिखरे हुए ढांचे को खड़ा करके जो देश को सुरक्षा दी है और देश की सुदृढ़ता के लिए काम किया है, वो भी अपने आप में एक भगीरथ कार्य है। आपको जानना चाहिए कि आज की जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जहाँ से IAS निकलते हैं, या इंडियन पुलिस सर्विस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी की है। इसी के पैरेलल इस राज्यों में भी खड़ी हुई है, जो प्रोविंशियल सिटीजन सर्विसेज कहलाती हैं। और इसके बल पर उस समय कानून और व्यवस्था को जिस तरह वो संभाल गए, लाखों की संख्या में शरणार्थी आए, उनका पुनर्वसन हुआ, उनको बसाया गया, उनके खाने का इंतजाम किया गया। मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बिरला कार्य है। विश्व के इतिहास में ऐसा भी शायद इक्का दुक्का कोई ढूंढा मिलेगा। तो ऐसे प्रशासक हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं। दूसरा काम ये। तीसरा ये है कि स्वाधीनता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, गांधी जी नेता हैं, ये सही बात है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा है। लगभग 1 दर्जन आंदोलन या तो उनके सीधे नेतृत्व में या उनमें अग्रणीय भूमिका वल्लभ भाई ने निभाई है। हमने जिक्र किया खेड़ा का, गांधी जी नेता थे। हमने जिक्र किया, चर्चा किया असहयोग का, गांधी जी नेता थे। 1923 में एक आंदोलन हुआ नागपुर में, वो इतिहास में जाना जाता है नागपुर झंडा सत्याग्रह। तो देशवासियों ने एक अपना झंडा उस समय प्रतीक कह लीजिए या स्वीकृत कर लिए मान रखा था। उस झंडे के साथ, क्योंकि देश में तो अंग्रेजों का शासन था, उनका तो यूनियन जैक है, तो उस झंडे के साथ सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चल सकते थे, ना सभा कर सकते थे। तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई नागपुर में और क्षेत्रों में आसपास में। और उसमें जमनालाल बजाज, सुंदरलाल, ये लोग गिरफ्तार हुए, उस समय बंदी बनाए गए। तो कांग्रेस ने इस पर संज्ञान लिया और फिर ये तय किया गया कि भाई यहाँ आंदोलन करना पड़ेगा अगर ये नहीं मानते तो। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, अभी सरदार नहीं थे तब तक, नागपुर झंडा सत्याग्रह है, दिनों दिन चला, देशव्यापी असर पड़ा, देश भर से लोग नागपुर पहुंचने लगे, जेलें भर गई, प्रशासन परेशान हो गया और ये मांग मान ली गई कांग्रेस की। वल्लभ भाई के नेतृत्व में वो आंदोलन सफल हुआ और देश के लोगों को स्वाधीनता से पूर्व अपने झंडे के साथ आगे चलने का अधिकार नागपुर झंडा सत्याग्रह से मिला है, ये पता नहीं लोगों को। उसके बाद बारडोली किसान आंदोलन है, ऐसा तो दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि यहाँ तो बोल्शेविज्म चल रहा है। बोल्शेविज्म समझते हैं, जो रशिया में लेनिन के नेतृत्व में चला है, उसको बोल्शेविज्म कहते हैं। और वल्लभ भाई लेनिन यहाँ तक भी आता है। वो ऐसा सत्याग्रह है कि दुनिया के इतिहास में गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार ऐसा कोई हुआ नहीं। 87,000 लोग उस ताल्लुके के, ताल्लुका का मतलब एक तहसील, एक बद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर, एक चित्त से ऐसे अपने नेतृत्व के सामने खड़े रहे कि उसका कोई हमें उदाहरण नहीं मिलता। सामूहिक किसान शक्ति का प्रदर्शन बारडोली में हुआ और वो हुआ क्या था कि 20-22% लगान बढ़ा दिया था। बढ़ा क्यों दिया था वो भी एक लंबी बात हो जाएगी, उसके पीछे भी एक इतिहास है। लेकिन फिर लेस्ली विल्सन गवर्नर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, उन्होंने खुद संपर्क किया, वल्लभ भाई से अनुरोध किया, आंदोलन सफल हुआ और उसने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया बारडोली किसान आंदोलन ने, और ऐसा प्रभाव डाला देश भर में, क्योंकि हर महीने और कहीं कहीं हर 15वें दिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती थी राज्यों की केंद्र सरकार को, गृह विभाग, राजनीतिक को, राष्ट्रीय अभिलेखागार है नई दिल्ली में, अभी सब हैं वहाँ फाइलें, मैंने सब देखी हैं। उन रिपोर्ट्स में, उन आख्याओं में स्पष्ट था कि इस आंदोलन का प्रभाव इतना पड़ा है कि जहाँ जहाँ भी ये लगान बढ़ा उनकी पुनर्समीक्षा कर लो। किसान विद्रोह के ऊपर उतारू है और ये समीक्षा हुई तो उसने एक आज़ादी की लड़ाई के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए एक द्वार खोले और आम जन को, देश के विशेष रूप से ग्रामीण जन और किसान वर्ग को
अभूतपूर्व रूप से जोड़ने का कार्य किया, वास्तव में ऐतिहासिक था। और उसका नेतृत्व वो हम उसके लिए आज भी नमन है वल्लभ भाई के लिए। और वहीं से वल्लभ भाई सरदार बन के निकले। लेकिन सरदार कैसे बने, वो गांधी जी की दी उपाधि नहीं है। अगर आप उसका कहें तो मैं उसका भी थोड़ा बता देता हूँ। बता दीजिए। हाँ, हुआ ये कि किसानों के साथ विशेष रूप से उनके धर्म पत्नियों ने, बेटियों ने, बहनों ने बहुत साथ दिया। और इतना साथ दिया कि आंदोलन की सफलता में बहनों का, बारदोली की योगदान मैं समझूं कई रूपों में पुरुषों से भी अधिक था। लेकिन थोड़ा दिल से महिलाएं जो हैं मुलायम होती हैं, है ना, सहिष्णु होती हैं। तो अंग्रेजों के जो अधिकारी या कारिंदे कहते हैं जिसको उर्दू में, वो महिलाओं से संपर्क करने का प्रयास करते थे, कोई लूप होल मिल जाए, तो कच्ची बात हो जाए कोई। तो एक महिला भिक्की बेन था उसका नाम, आप नोट कर लीजिए, भिक्की बेन। तो भिक्की बेन से जब उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपके जो वो हैं पतिदेव, हम उनके ऊपर ये रियायत कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि वहाँ अपना पशु भी अपना वो नीलाम किए हैं, पशुओं की जब्ती भी हुई है सब, तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमें ये बताओ, ऐसे बताओ। उसने कहा ठीक है मैं बताती हूँ, पहले अपने सरदार से पूछ के आ रही हूँ। सरदार का मतलब होता है नेतृत्व करता, सरदार का मतलब होता है नेता या लीडर। मैं अपने सरदार से पूछ के, तो पहली बार भिक्की बेन ने वल्लभ भाई को सरदार का नाम दिया। वो थोड़ा थोड़ा फिर वो प्रसिद्ध हो गया नाम, अब सब महिलाएं सरदार कहने लगी उनको। तो जब आंदोलन ये सफल हो गया तो वल्लभ भाई की भेंट हुई गांधी जी से साबरमती में, अहमदाबाद। अब गांधी जी तो भाई बड़ा व्यक्तित्व है, तो आओ सरदार। तो जब उन्होंने कहा ना आओ सरदार, फिर वहां से उनको भारत और भारत के बाद विश्व प्रसिद्धि मिली। ये सरदार बनने की कहानी है, वल्लभ भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारडोली से फिर वो भारत के सरदार स्थापित हुए। हमने बहुत ढेर सारे उनके कार्यों की चर्चा की। एक बहुत विशेष कार्य भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ, संविधान का। अब संविधान की जो बात है, देखिए संविधान जो हमारा है विश्व का एक बहुत अच्छा, बहुत विस्तृत संविधान है। और उस संविधान में जो मूल अधिकारों का स्वरूप हमारे सामने आज है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली समिति की देन है। हमारे देश से धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करने का, उसके लिए संविधान में व्यवस्था कराने का निर्णायक श्रेय वल्लभ भाई को है। राज्यों के स्वरूप के संबंध में जो स्थिति है हमारी प्रांतों की, वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। उस समिति के भी वो प्रमुख थे। तो संविधान सभा में बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं उन पर वल्लभ भाई की दूरदृष्टि और वल्लभ भाई की सिफारिश या परामर्श, उनका निर्णायक योगदान रहा है। वल्लभ भाई जी का कभी चर्चा भीमराव अम्बेडकर जी से भी हुई है? वो उसी समिति में थे? कैसा वो तो होती होगी, लेकिन आपस में बहुत अच्छे रिलेशन रहे। ऐसा कि संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे और मंत्रिमंडल में भी थे। उनका आपस में पत्र व्यवहार होता था। बहुत, मैं कहता हूँ, अच्छे संबंध वल्लभ भाई के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में दोबारा आए, क्योंकि पहले तो बंगाल से थे वो, जो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन माउंटबेटन योजना के बाद जब देश के बंटवारे के साथ संविधान सभा की बात थी, तो संविधान सभा में लाने में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें स्थापित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और दोनों के मध्य बहुत अच्छे संबंध है। पहले कभी आई है कि भाई एक दो कटुता थी, ऐसी थी, लेकिन मैं नहीं समझता, बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। और उनके निधन के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अब आज देश को जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी तो ये महान सपूत चला गया, उनकी श्रद्धांजलि है। अभी आपने विभाजन की बात की देश की, तो इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या दृष्टिकोण था पाकिस्तान को लेकर, विभाजन को लेकर? इसकी भूमिका बहुत पीछे तक जाती है। मुस्लिम लीग के गठन के साथ, या उसके पहले एक स्कॉलर थे वहाँ कैम्ब्रिज में, उन्होंने एक सेमिनार अलग किया था। उसके कई रीजन हैं, हमारा धर्म सुधार आंदोलन, हमारे नेतृत्व का उभार। लेकिन एक ये बात थी कि एक ये मेंटलिटी इस तरह से करना कि भाई ये हिंदू जो हैं, मैं तो स्पष्ट कहूँगा, हिंदू जो हैं
इनकी सरपरस्ती में या इनके नेतृत्व में, तो एक ये भावना और ये बनते बनते स्थिति ऐसी आई है। और स्थिति आने के बाद ये ज़रूर था कि कोई वल्लभ भाई का इसमें पहले से ऐसा नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि वो तो कुरान के लिए उसके पहले 1921 में इतना उन्होंने उसको अपना हकीम अजमल खान की अध्यक्षता में अहमदाबाद कांग्रेस अध्यक्ष वो हुआ था सेशन, और उसके स्वागत अध्यक्ष वल्लभ भाई थे। कितना उन्होंने कहा है, तो उनका कोई ऐसा कभी वो नहीं रहा। लेकिन यहाँ कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जब सरकार बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो पहले मुस्लिम लीग आई नहीं, बाद में आ गई। आने के बाद ये हुआ कि उन्होंने लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो वित्त मंत्री बने। उन्होंने जो सरकार में परेशानियां उत्पन्न की और हर काम को अटकाना, मतलब देश 1 इंच भी आगे बढ़े नहीं, ये स्थिति आ गई। तो फिर कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी ये मन बना। इसमें कोई सच्चाई है कि भाई ठीक है, अब ये साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकते, और साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकते, तो आपस में बैठ करके हम फैसला कर लें, ये सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये उनका विचार था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मन बना के बैठे, विचार बना के बैठे, या मुस्लिम्स के प्रति उनका कोई दुराग्रह था। मैंने तो आपको जिक्र किया रामपुर का, मैंने तो आपको मेवों का जिक्र किया। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने मुसलमानों को की जान माल की रक्षा सुरक्षा की है। तो ये ज़रूर है कि हाँ, उनका विचार भी ऐसा बना कि भाई ठीक है, अगर ये नहीं रह सकते और स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी इन्होंने उत्पन्न कर दी हैं, तो ठीक है, आप अलग रहो, अलग अपना आराम से रहो, होगा। भारत को जो है, शेष भारत को उन्नति के रास्ते पर बढ़ने दो, और हमें अपनी सुदृढ़ता, हमें संपन्नता, अखंडता को सुरक्षित रखने दो, ये ठीक है। अपने सार्वजनिक जीवन में वो कभी जेल गए? कौन? वल्लभ भाई पटेल? बहुत बार गए। अच्छा। हाँ, बहुत बार गए। 1920 में गए हैं, फिर वो आपके सविनय में गए, तो अनेक बार गए, अनेक वर्ष गए। वो तो जो देश के 3-4 बड़े नेता हैं, गांधी जी, आपके पंडित जी, नेहरू जी, या आपके राजेंद्र बाबू, या अबुल कलाम आज़ाद और वल्लभ भाई, ये 4-5 लोग तो निरंतर जेल जाते ही रहे हैं, बहुत बार जेल गए। अंग्रेजों से कैसे रिलेशन थे? मतलब कुछ ऐसा हमें पता चलता है अंग्रेजों से क्या? नहीं, इसमें वायसराय भी बने, जैसे बाद में 30 वाले हमारे, वो उनके सहपाठी और मित्र थे वहाँ, जो वो पढ़ते थे लंदन में। अच्छा, ये बात भी है। और यहाँ के जो नॉर्दर्न जो डिवीज़न है, जिसको जो अहमदाबाद कवर करता है, उसके जो कमिश्नर है वो है। लेकिन नहीं, हम लोग देश हित पहले था, उस तरह का सहयोग नहीं। लेकिन जहाँ वल्लभ भाई को लगता था उनकी सार्वजनिक आलोचना, उनको लताड़ना और उनका विरोध करना है, इस काम में सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा आगे रहे। मैंने ये भी सुना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस जी से भी हो गई थी, मामला कोर्ट में गया था, ये भी हुआ है। इनके जो बड़े भाई थे ना, विट्ठल भाई पटेल, हाँ, आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, वो राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। अच्छा। उन्हीं के नाम उनका वो अपना स्विट्जरलैंड में निधन हुआ है, जेनेवा में। उनके देह भी वो लाए थे, तो उनके नाम वो अपनी ये वसीयत कहते हैं जिसको, विल, वो लिख गए थे सुभाष चंद्र बोस के नाम। उस पर शंका के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष बाबू का बॉम्बे हाई कोर्ट में कई साल मुकदमा चला, और आखिरकार वल्लभ भाई पटेल उसमें जीते। अच्छा, जीते भी। बाकी दुराग्रह क्या सुभाष बाबू के लिए। अब 1938 में उसके बाद बाबू सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। ऐसा ऐतिहासिक अधिवेशन नहीं हुआ। हरिपुरा बारडोली के पास ही है, तप्ती नदी के किनारे। और जो उनका स्वागत और जो उनका सम्मान, क्योंकि सरदार उसमें भी उनके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, तो वो सम्मान की ऐसी कोई बात नहीं। गदगद सुभाष बाबू। तो कोई उन लोगों के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कार्य पद्धति मतभेद और मनभेद थोड़ा ही थे। और सुभाष चंद्र बोस खुद अपने आप में देशभक्तों में देशभक्त है, और देशभक्ति में सुभाष बाबू की कमी थोड़ा ही है, हम नहीं कह सकते इस बात। रास्ता कुछ भी हो, लेकिन सुभाष बाबू भी देशभक्तों में देश, वो व्यक्तिगत मामला था। अब हम लगभग अंत की ओर बढ़ चले हैं। अब जो वल्लभ भाई पटेल जी का जो सबसे मॉन्यूमेंटल वर्क है देश को, जैसा कि आपने बताया कि सम्राट अशोक हो या समुद्रगुप्त हो, ऐसा देश जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो उन्होंने एकीकृत किया है, जो उन्होंने कार्य किया, इस कार्य में किस प्रकार की चेतना रही होगी उनकी कि ये कार्य संभव हो सका, और क्या ऐसी बातें जो शायद
साधारण जनमानस अभी समझ नहीं पा रहा है। वो उसमें क्या है कि दोष हमारा है ना, कि एक इतना बड़ा महानायक, एक इतना बड़ा महापुरुष, मैंने कहा है ना कि अभूतपूर्व एकता का निर्माता करता, अरे एक शोध संस्थान बनाओ उसके नाम पे, आज की पीढ़ी जाने, भयंकर लाइब्रेरी बनाओ, मुझे दे दो जिम्मेदारी, मैं आगे का सारा जीवन उसमें दे दूंगा। आप समझिएगा कि मैंने अपने जीवन के आप समझो 45 साल वल्लभ भाई पे काम किए, कोई पक्ष छोड़ा नहीं। बुक्स तो आप छोड़ो, व्याख्यान भी आप छोड़ो, लेकिन आप समझो कि 1 लाख पृष्ठ कम से कम, या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, राष्ट्रीय अभिलेखागार से एकत्रित करके राष्ट्रीय स्मारक जिसको बोलते हैं अहमदाबाद में, उसको दिए। कोई सदुपयोग ही नहीं है उनका, कुछ करती नहीं सरकार का, इस तरफ ध्यान नहीं है, बहुत दुख की बात है। और जो सरदार पर काम करने वाले हैं और जो वाकई सरदार के लिए स्कॉलर हैं, उनकी कोई मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। ये बहुत विडंबना की बात है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। सरदार की लिगेसी और सरदार की विचारधारा और सरदार का जीवन इसीलिए पीछे रह गया। लोग आज इसीलिए अनभिज्ञ को सूचना ही नहीं है, कोई सूचना का मार्ग ही नहीं, सूचना का माध्यम ही नहीं। मैं समझता हूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार क्या नहीं कर सकती? अगर वल्लभ भाई वास्तव में आदर्श हैं, वल्लभ भाई वास्तव में ही एक युग निर्माता हैं, इस देश की एकता और अखंडता के निर्माता है, तो ये काम सरकार को अविलंब करना चाहिए। उनके इस कार्य में जो उन्होंने किया, उसमें कुछ ऐसी बातें जो नहीं पता हो जनमानस को, जैसे हमें पता है ऑपरेशन पोलो हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद तो सब लोगों को मालूम ही है, वो बहुत उन्होंने प्रयास किया अंततः, और करने के बाद जब नहीं हुई और पानी सिर से उतर गया। और लोगों को जानना चाहिए कि पंडित जी थोड़ा इस मामले में सुस्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार तो यहाँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है यहाँ आपके आपस में कि वो भी बीमार बहुत थे, व्हील चेयर पर आए थे सरदार, पंडित जी ने कुछ थोड़ा सा ऐसा, तो सरदार पटेल अपने जेब में इस्तीफा लाए थे रख करके, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई आप चला लीजिएगा देश के लिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई थे, राजा जी, और वो सुबह फिर उनको लाए हैं मना करके। और फिर पंडित जी तो विदेश चले गए आपके यात्रा पे, लेकिन एज ए कार्यवाहक प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने आदेश दिया कि भाई अब हैदराबाद पानी सिर से उतर गया, हम लंबा वो है टॉपिक, लंबा विषय है। और जनरल JN चौधरी की तरफ से, विजयवाड़ा की तरफ से, पूना की तरफ से भारतीय सेना गई है, और वो उसमें एक है बड़ा रोचक, आज की पीढ़ी जान ले, जनरल राय बुशर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, मतलब थल अपना वो मुख्य, जैसे 3 अब भी होता है ना, थल सेना, जल सेना, एक उनके ऊपर भी होता है, अभी भी होता है ना, कमांडिंग जो कहते हैं, उस टाइम वो चीफ ऑफ द आर्मी वो थे, मतलब तीनों सेनाओं के ऊपर वो थे, जनरल राय बुशर। तो सरदार पटेल ने कहा कि 13 सितंबर को हैदराबाद पे आक्रमण कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी 13 का अंक तो हिंदुओं में अशुभ होता है, आगे पीछे 14 कर लो। वल्लभ भाई ने कहा मैं गुजराती हूँ, हमारे यहाँ तो शुभ अशुभ कुछ नहीं, सब शुभ ही है, तो अगर फिर भी आपको ऐतराज है तो आप 12 को कर लो, शाम जल्दी ही कर लो, जल्दी। तो फिर वो सरेंडर हो गया, सारा हो गया, और फिर सरदार पधारे हैं। लेकिन दुराग्रह को नहीं, फिर भी राज प्रमुख निजाम हैदराबाद उस्मान अली खान को ही बनाया। और लेकिन इतिहास में एक पहले ही आपने शायद वो फोटो देखा होगा, तो बेगमपेट एयरपोर्ट है अंदर, उस पर जब उतरे तो पहली और आखिरी बार फोल्डेड हैंड अपना निजाम सरदार के सामने, ये है। तो ऐसे बहुत सारे रोचक हैं। आपके यहाँ का था, ये भी अंत तक विरोध कर रहे थे, आपके अपना भोपाल के नवाब भी हमीदुल्ला खान। अच्छा, तो मैंने बताया ना कि इसके प्रभाव में वो हनुमंत सिंह भी थे, कुछ और 1-2 भी थे राजपूताना के शासक। लेकिन आ गई उसकी समझ में कैसे कैसे सरदार ने काम लिया। फिर जो सद्भावना के लिए फिर उन्होंने एक पत्र लिखा था वल्लभ भाई को कि जी मैं ये बात मानता हूँ कि मैं विरोध में था आप लोगों के, लेकिन जो सद्भावना और ढंग आपका है उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ आजीवन, जैसे आप आदेश दोगे मैं आपके नेतृत्व में भारत की सेवा करता रहूँगा। ये उनका है, ये है ना। तो थोड़ा सा बस ये बताइए कि जैसे हम लोग अभी हमारे सामने, मेरे ही सामने रखा जाए कि कोई राजा है, उसको आपको अपने में मिलाना है, फिर उसको वो राजा भी नहीं रहेगा, तो ये जो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करते हैं कि किस तरह से बिल्ड किया गया कि आर्मी का है अपना, नहीं उनको ये बता दिया गया था। और सरदार पटेल ने जैसे ही ये इनको रियासतों का ये मंत्रालय दिया गया माउंटबेटन के बाद, तो उन्होंने एक अपील जारी की थी। उन्होंने कहा भाई देश की स्थिति ऐसी है और जब जब हम विभाजित रहे हम तब तब पराधीन हुए, आप इस बात को समझ लो। और ये जो ब्रिटिश
भारत की जनता, मतलब राज्यों से परे की जनता, उन पे और सब पे लागू होती है। तो मैं सबको वो देता हूँ आमंत्रण के भारत संघ में मिल जाओ। उनकी अपील का बड़ा भारी प्रभाव हुआ। तो उनको पेंशन, उनके जो बंगले वो वगैरह छोड़ करके, और कहीं कहीं अपना भाई 2-3 विषय भारत के रख करके बाकी अभी आप चलाओ, इस तरह से किया एक प्रक्रिया में। तो प्रभाव ऐसा पड़ा कि अधिकांश समस्याएं बहुत ही 5-6 हफ्तों में 7 निकल गई थी, और 15 अगस्त तक बहुत निकल गई थी बात। लेकिन 3 थी, जूनागढ़, कश्मीर और ये हैदराबाद, इनकी एक प्रॉब्लम रही थी, हो गई वहाँ अपना आर्मी से हो गई। जूनागढ़ में उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही रणनीति से काम लिया, और कश्मीर उस समय जितना बचा वो वल्लभ भाई के लिए, क्योंकि जो आर्मी गई पाकिस्तान के ऑपरेशन, वो अपना कबायली आया, और कबायलियों के साथ सच में आर्मी भी आई वहाँ की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आज की पीढ़ी को जाना चाहिए, ऑपरेशन जब तक चला और जब तक वो सीज फायर नहीं हुआ, श्रीनगर एयरपोर्ट पर बैठकर निरीक्षण करते। तो ये है बात आपको। तो ये अध्ययन का विषय है, अभी भी और सरदार पे काम होना चाहिए, और बात आनी चाहिए, अभी रहती हैं। और मेरा प्रयास है कि मैं अपनी ओर से सब प्रभाव अपना इस्तेमाल करके, और सब अपने यथाशक्ति, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल मैं कर रहा हूँ और आगे भी करते रहेंगे। और मेरा अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत सही समय है। जब रियासतें इतनी हैं, 500 से ज़्यादा हैं, और हम स्टेट्स बनाते हैं 25-30, तो वो जो नई बाउंड्रीज बनाई गई, वो वल्लभ भाई पटेल जी ने किस आधार पर डिसाइड किया कि ये? मैं बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कभी छोटे छोटे राज्यों के समर्थक नहीं थे, ये बात समझ लीजिएगा। ये पुनर्गठन तो बाद में हुआ, पंडित पंत के टाइम में, जब वो गृह मंत्री थे। लेकिन उस समय भी जैसे गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक भी, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अच्छा उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था, तो ये थे। लेकिन वो चाहते यही थे कि भाषाओं के आधार पर छोटे छोटे राज्य न बनाए जाएं। तो ये बात है। लेकिन जैसे वो मर्जर हो गया आपके राजस्थान का, है ना, तो राजस्थान का जैसे मर्जर हुआ बहुत सारी स्टेटों का, तो वहाँ वो उनका एक बना दिया। उसके बाद पंजाब का था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, एक ऐसे राज्य बना दिया। इस तरह से अपने टाइम में ये व्यवस्था की है, लेकिन थोड़े जिए ना, समय नहीं मिला उनको। लेकिन बाद में जो इतने स्टेट बने, ये पंत जी के टाइम में बने। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं थे, और भाषाई आधार पर इस तरह क्रिएट करने के वल्लभ भाई कभी पक्ष में नहीं रहे। ये बात है, ये बहुत उनकी बड़ी बात थी, वो नहीं मानते थे इसको। और वो ये भी है कि वो सुदृढ़ केंद्र चाहते थे, मजबूत केंद्रीय सत्ता ये चाहते थे। लेकिन राज्यों और केंद्र के मध्य बिल्कुल प्रजातांत्रिक संबंध हो, विकास के मार्ग पर दोनों कदम से कदम मिला करके चले। लेकिन केंद्र से मुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब जब केंद्र दुर्बल हुआ इस देश में ना, तो बाह्य खतरे बहुत हुए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत दूरदर्शी थे। उनके बारे में एक बात कही जाती है, मैंने कई जगह कोट की है, लो मैं बता देता हूँ, कि देश कभी भी छोटे मस्तिष्क वाले छोटे व्यक्ति से संचालित नहीं हो सकता। देश छोटे व्यक्ति से, लेकिन बड़े दिमाग वाले से संचालित और गवर्न हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री छोटे व्यक्ति थे, लेकिन बड़े मस्तिष्क वाले थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े व्यक्ति थे और बड़े मस्तिष्क वाले थे। इसलिए देश आज 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी आगे हमारा खड़ा है। हमारी पीढ़ी का विशेष रूप से और हमारे युवाओं का ये कर्तव्य है कि सरदार के भारत को संजो कर रखें, इसे और सुदृढ़ करें, इसे और संपन्न करें, और विश्व गुरु के रूप में इसको स्थापित करें। थैंक यू सो मच रवीन जी। मैं मेरी टीम की तरफ से खुद से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने समय निकाला, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच हों, तो हम ऐसा भारत बिल्कुल हम सब मिलकर ही तो करें। करें कि वो देखें कि हाँ, जो मैं छोड़ के गया हूँ। बिल्कुल। तो साथियों, अगर आज आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए शून्य ऐप बेस्ट ऑप्शन है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आज ही चेक करें।